हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्विक इको में। आई होप आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा क्योंकि एग्ज़ाम हमारे एकदम नज़दीक आने वाला है। और हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम दिसंबर 2006 के PYQs करेंगे। हमने जून 2006 के PYQs ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू कमोडिटीज़ आर गुड सब्सटीट्यूट। तो हम देख रहे हैं कि सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चंस, इंडिफरेंस कर्व से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो ये सब कंसेप्ट आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब गुड सब्सटीट्यूट क्या होते हैं, जैसे कि चाय है, टी है और कॉफ़ी है। अगर मान लीजिए टी की प्राइस इंक्रीज होती है तो हम कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, यही गुड सब्सटीट्यूशन है। अगर कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हम टी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो गुड सब्सटीट्यूशन यानी कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा अगर गुड सब्सटीट्यूशन है, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्म इन अ मॉडर्न वर्ल्ड यूज रिजर्व कैपेसिटी। अब देखिए, अभी जो फर्म है मॉडर्न वर्ल्ड में वो कैसी कैपेसिटी को यूज़ करते हैं, यानी कि उनका फर्म का ऑपरेशन कैसा होना चाहिए। क्या वो कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं, वेजेस रिड्यूस करना चाहते हैं, या टैक्सेस रिड्यूस करना चाहते हैं, या ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहते हैं अपने ऑपरेशन में। तो अभी अभी जो भी फर्म है मॉडर्न वर्ल्ड में, तो वो चाहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो अपने ऑपरेशन करने में। जितना वो फ्लेक्सिबल होगी उतना अपने वो कॉस्ट को इंक्रीज कर सकेगी और प्रोडक्ट उतने ही अच्छे वो बना सकेगी। तो इसीलिए इंश्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन कोई भी फर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ फर्म आर बिहेविंग ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल, ऑर्डरली कोऑर्डिनेशन इज ऑफन अटेन्ड बाय। अगर मान लीजिए कि कोई फर्म है और वो कैसा बिहेव करती है एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे, तो वो क्या अटेंड करेगी, प्राइस लीडरशिप करेगी कि प्राइस कट करेगी, या हाई कॉस्ट फॉर्म रखेगी, या नन ऑफ द एबव। देखिए, अगर वो प्राइस कट करती है तो प्राइस कट करना कोई सोल्यूशन नहीं है अगर एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल पे वो काम करती है तो। और हाई कॉस्ट भी नहीं रखेगी तो वो क्या करेगी, वो प्राइस लीडरशिप को फॉलो करेगी। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक बिग फर्म वो प्राइस डिसाइड करती है और जितने भी छोटे फर्म्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। प्राइस लीडरशिप उसे ही कहते हैं। तो ये प्राइस लीडरशिप को वो अक्सर फॉलो करती है ऐसी फर्म जो कि एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल पे काम करती है। फॉर एनी इंडिविजुअल प्रेफरेंस विच आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट मेजॉरिटी रूल बेस्ड सोशल प्रेफरेंस आर। अब देखिए, कोई भी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, इस क्वेश्चन में ही हमें आंसर दे दिया है। वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और कंप्लीट मेजॉरिटी का भी रूल होना चाहिए। तो वो क्या होता है, तो वो ये ऑल ऑफ द अबव को फॉलो करेगी, यानी कि क्वेश्चंस में ही हमारा आंसर भी है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ डिमांड कर्व एज्यूम द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू। अब देखिए, अगर डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है यानी कि इस तरह से है, तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी है हमेशा 1 के इक्वल होगी। लेकिन अगर डिमांड कर्व हमारा ऐसे होता है, ऐसे, तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हाइपरबोला में जो डिमांड कर्व है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा 1 होती है, जबकि स्ट्रेट लाइन जब हमारा डिमांड कर्व है तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। जबकि देखिए, जो ये स्ट्रेट लाइन वाला हमारा डिमांड कर्व है, इसकी इलास्टिसिटी तो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी। और जो ये हमारा स्लोप है, स्लोप इसका 1 होगा। और जबकि इसमें इलास्टिसिटी 1 होगी और स्लोप इसका डिफरेंट होगा। तो ये हमेशा कंफ्यूजन के लिए पूछ देता है इन दोनों डिमांड कर्व से, तो ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। देखिए, लेट द कंजम्पशन फंक्शन बी सी। हमें एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है, और ये जो आई है ये क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक। और एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है 30 से, तो हमारा आईएस कर्व कहाँ शिफ्ट होगा। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इतना लंबा क्वेश्चन तो दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन से ना सॉल्व करके हम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसका मल्टीप्लायर निकालते हैं तो हमें पता है कि k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1 - mp/c।
अब देखिए कंजम्पशन फंक्शन में हमें ये MPC ऑलरेडी दिया हुआ है 0.80, तो हम यहाँ से k निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, k के लिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि 1/1 माइनस 0.80, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/0.20, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2, यानी कि k इज इक्वल टू हमें 5 यहाँ पे मिल गया। अब हमें चेंज इन इनकम निकालना है, क्योंकि IS कर्व हमें देखना है कि कितने से शिफ्ट हो रही है, IS कर्व क्या बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अब देखिए अगर हमें मल्टीप्लायर पता हो और चेंज इन इनकम निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लायर का ही फॉर्मूला होता है कि जितना हम चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, हम ये देखना चाहते हैं। तो अब देखिए हमें मल्टीप्लायर पता है, हमें इनकम ये निकालना है, और हमें डेल्टा आई भी पता है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोनोमस कंजम्पशन 30 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सब में वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर हम इस इक्वेशन को रीराइट कर दें, जो हमें चाहिए कि डेल्टा वाई हमें चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा आई इधर के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो के इंटू डेल्टा आई हो जाएगा। तो अब हम इस फंक्शन में अपनी वैल्यू को पुट कर देते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू के, तो के हमें 5 दिया हुआ है, तो 5 और इंटू, और डेल्टा आई हमें 30 दी हुई है, तो 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 150 रुपीज 150। तो अब देखिए 150 हमारा जो डेल्टा आई है ये इंक्रीज हुआ है 150 से, तो कभी भी इंक्रीज होता है तो हमारा जो IS कर्व है, देखिए हमारा IS का कर्व ऐसे बनता है IS, और जब ये इंक्रीज होगा तो ये हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो ये इधर इंक्रीज करके इधर शिफ्ट हो जाएगा, और कितने से 150 से, तो इसका आंसर इसीलिए क्या होगा, टू द राइट बाय ₹150। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डील्स विद। अब देखिए मिल्टन फ्रीडमैन ने हमें रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी दी थी, और वो डिमांड ऑफ फॉर द मनी के ऊपर ही बेस्ड थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, हमारा ऑप्शन डी होगा। और कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर सबसे पहले RF खान ने दिया है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या एड्रेस करता है। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट हर जगह आजकल आता है, क्योंकि हम अगर डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं तो वो हमेशा सस्टेनेबल होगा। और इसका मतलब क्या होता है सस्टेनेबल का, कि जो भी हमारी नीड है प्रेजेंट जनरेशन की नीड है वो तो फुलफिल हो, उसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो, लेकिन जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है कि हम अभी मान लीजिए कि हम आज शुद्ध हवा ले रहे हैं, लेकिन वो हवा क्या हम क्या ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं इकोनॉमी में कि वो हवा अभी शुद्ध ही होगी, तो क्या हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है क्या वो भी उस हवा को ले पाएगा, शुद्ध हवा को। ऐसा ना हो कि प्रेजेंट में तो हम शुद्ध हवा ले रहे हैं, लेकिन हम अपने डेवलपमेंट के चक्कर में हम इतना पोल्यूशन कर दें कि हमारे आने वाली जनरेशन कभी शुद्ध हवा ना ले पाए। अभी जैसे हमारी जनरेशन है, पहले हमारे पीछे की जनरेशन कुएं से पानी पिया करती थी, तालाब से पानी पिया करती थी, तो क्या अभी हम जाके कुएं से और तालाब से पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो चुका है कि हम वो तालाब और कुएं के पानी को नहीं पी सकते। तो वो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? यानी कि डेवलपमेंट के चक्कर में इतना पोल्यूशन कर दिया गया है कि अभी वाली जनरेशन उस पानी को नहीं पी सकती। तो ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं करना है। हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है कि इन फ्यूचर हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े हमारी वजह से। तो हम देखते हैं ऑप्शन में कि द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, जी नहीं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेजेंट जनरेशन की नीड पे सिर्फ फोकस नहीं करता है, सिर्फ फ्यूचर जनरेशन की भी नीड पे फोकस नहीं करता है, और ये बोल रहा है कि नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये बात सही है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड तो पूरी हो, लेकिन बिना कॉम्प्रोमाइज किए किसकी? फ्यूचर जनरेशन के। तो ये बात एकदम सही है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड भी फुलफिल हो, लेकिन बिना कॉम्प्रोमाइज किए फ्यूचर जनरेशन के। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेन मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इंक्लूड। अब देखिए सेन का जो ये मेजर पॉवर्टी मेजर करने का जो इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो इन्होंने हेड काउंट रेशियो को इंक्लूड किया है, यानी कि इन्होंने हेड काउंट रेशियो को इंक्लूड किया है। इन्होंने पॉवर्टी गैप रेशियो भी
को भी इंक्लूड किया है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पुअर, इन्होंने ये भी बताया है। तो यानी कि ये तीनों चीज जहां हमें मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पुअर, तो ये हमारा फोर्थ में है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। जो ये क्वेश्चन पूछा है हेड काउंट रेशियो, पावर्टी गैप रेशियो, ये 2006 का क्वेश्चन है, लेकिन सेम इसी से सिमिलर क्वेश्चन जिसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया गया था और वो अराउंड 2019 और 20 के क्वेश्चन पेपर में पूछा है। तो अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया हुआ था, हमें हेड काउंट रेशियो निकालना था, पावर्टी गैप रेशियो निकालना था। तो अगर हम हेड काउंट रेशियो का फॉर्मूला देखें तो हेड काउंट रेशियो का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स BPL अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन लिविंग BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इस तरह से हम हेड काउंट रेशियो को ये निकालने का फॉर्मूला होता है। इस तरह से पावर्टी गैप रेशियो का भी निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि बहुत लंबा फॉर्मूला है, उसको हम तब निकालेंगे जब वो क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ प्लानर इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक द propriety ऑफ अ टेक्निक इन अ डायरेक्शन। अब देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि अगर चॉइस ऑफ कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई प्लानर है तो वो किस तरह के टेक्निक को अपनाएगा। क्या वो फैक्टर एंडाउमेंट अपनाएगा, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, या कैरेक्टर ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, या प्लान ऑब्जेक्टिव। तो अब देखिए फैक्टर एंडाउमेंट का मतलब होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा फैक्टर का यूज करेगा, तो जितना फैक्टर यूज करेगा उतना डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो इसलिए ये द फैक्टर एंडाउमेंट टेक्निक को ये डेडिकेट कर रहा है चॉइस ऑफ टेक्निक। इसमें टेक्निक की बात की गई और फैक्टर एंडाउमेंट में भी टेक्निक यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। मोड ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या रिफर्स करता है? क्या ये फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है? मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या सिर्फ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सिर्फ मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है? तो देखिए मोड ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ मेथड नहीं होता, ना ही रिलेशन होता है, ये डुअलिटी फोर्स है। जो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये डुअलिटी ऑफ द फोर्स है और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, ये दोनों को देता है, दोनों को ये देखता है कि प्रोडक्शन भी हो, उसका अच्छे से अच्छा मेथड भी लगे, और जो हमारा रिलेशन है वो प्रोडक्शन का वो भी अच्छा हो। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन फोर्थ है वो करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर प्री एज्यूम। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर क्या एज्यूम करता है? पहले तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का कंसेप्ट लेविस ने दिया है 1954 में। अब इन्होंने अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर क्यों कहा है और ये क्या एज्यूम करता है? क्या इन इलास्टिक सप्लाई हो लेबर में, यानी कि लेबर की जो सप्लाई हो बहुत इन इलास्टिक है, बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही है? क्या इन इन्फिनिटली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है लेबर की? क्या रिडेंसी ऑफ लेबर है, या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है? तो अब देखिए अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, नाम में ही अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, तो इसीलिए ये जो लेबर की सप्लाई होगी वो इनफाइनाइटली इलास्टिक होगी। इसका मतलब भी होगा अनलिमिटेड। इलास्टिक का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो, उसमें कोई रोक ना हो। तो लेबर की जो सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा है, अनलिमिटेड है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। ये स्टेट है, तो इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी का कंसेप्ट वैगनर ने दिया था, और उसके बाद पिकॉक वाइसमैन ने अपना कंसेप्ट दिया है। तो इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी वैगनर ने दिया है, और वाइसमैन पिकॉक ने ये जर्क लाइक फैशन, इन्होंने 3 कंसेप्ट बताया है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 3 तरह के इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होने चाहिए। उन्होंने 3 तरह के इफेक्ट दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट, और एक और इफेक्ट है, मुझे अभी नाम रिकॉल नहीं हो रहा है। इन तीनों इफेक्ट को वाइसमैन पिकॉक ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट। अब कौन सा एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है? अगर हम मेडिकल एंड हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारी इकोनॉमी
का ये डेवलपमेंट ही है। जितना हमारे लोग स्वस्थ रहेंगे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन भी क्या है, एक डेवलपमेंट का पार्ट है। और डेवलपमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये तीनों ही डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर हम डेट सर्विस पे, क्या डेट सर्विस एक डेवलपमेंट का पार्ट है? तो खुद ही सोचिए, कोई डेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इससे कोई डेवलपमेंट थोड़ी होगा, इस और हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि ये एक डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डेल्टन द social advantage become maximum when टैक्स एंड एक्सपेंडिचर आर कैरी टू अ पॉइंट। अब कौन से ऐसे पॉइंट पे टैक्स एंड एक्सपेंडिचर का सोशल एडवांटेज मैक्सिमम होगा? तो देखिए, मैक्सिमम होने के लिए मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस इक्वल होना चाहिए मार्जिनल सोशल बेनिफिट के। तो ये कहाँ पे इक्वल हो रहा है हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन में। यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। हाँ देखिए, यहाँ पे ये इक्वल है, तो यानी कि ये हमारा आंसर सही होगा। अब डिवैल्यूएशन की जो थ्योरी है, बहुत सारी डिवैल्यूएशन की थ्योरी है, जैसे कि मार्शल लर्नर अप्रोच, जे कर्व, एब्जॉर्प्शन अप्रोच, ये सारी डिवैल्यूएशन की थ्योरी है। लेकिन किस थ्योरी में हमें ये बताया गया है कि विल इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट कब डेफिसिट इम्प्रूव होगा? if sum of the elasticity of export and import of devaluing country। अब देखिए, इसमें पूछा है कि सम ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ये इक्वल होगा, मतलब क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इंप्रूव हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर ये इक्वल होगा 1 के, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये बैलेंस्ड होगा। अगर ये इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट अगर ये ग्रेटर है 1 के, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कहेंगे कि ये इंप्रूव हुआ है। और अगर यही लेस हो जाए 1 के, तो यानी कि वर्स हुआ है। तो अब देखिए, हमें इंप्रूवमेंट पूछा है, यानी कि ग्रेटर देन ये 1 के होना चाहिए, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट कि ये ग्रेटर देन 1 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अप्रैल 1999 जवाहर रोजगार योजना को कौन सा नाम से रीनेम्ड किया गया था? तो अप्रैल 99 में इस योजना का नाम रख दिया था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो देखिए, जवाहर समृद्धि नहीं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 2001 और 2000 के डेटा पे रिलेटेड है, तो ये बहुत ही ओल्ड डेटा है। अगर हम एक बार ये क्वेश्चन देख लेंगे जब भी हम एग्जाम के पहले जाते हैं कि अभी कौन सा ये एक्सटर्नल डेट जीडीपी रेशियो इंडिया में चल रहा है, ये ऑप्शंस भी पुराने हैं, तो इसलिए इस पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन? तो पहले तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि डिस्पर्जन के मेजर्स होते कौन कौन से हैं। तो देखिए, डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेजर बनाए गए। पहला तो रेंज, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर क्वार्टाइल रेंज, फिर वेरिएंस, फिर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम देखते हैं कि क्या ये डिस्पर्जन के मेजर देखते हैं कि कौन कौन से हैं, इसमें दिए हुए हैं। तो मीन डेविएशन ये होता है, रेंज ये भी होता है, वेरिएंस ये भी है और इंटरक्वार्टाइल रेंज ये भी है। यानी कि इसमें ऐसा कोई मेजर नहीं है जो कि डिस्पर्जन का मेजर ना हो, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि ये सारे डिस्पर्जन के मेथड है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और भी सारे याद कर लीजिएगा। अब देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर इज कौन से इंडेक्स टाइप का ये जीडीपी डिफ्लेटर है? पहले तो हम देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। तो देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है, ठीक।
तो ये जो फॉर्मूला है ये किस इंडेक्स का टाइप का है, तो ये है पास्चर इंडेक्स टाइप का। अब पास्चर इंडेक्स क्या होता है, लैस्प्रे इंडेक्स क्या होता है और फिशर इंडेक्स क्या होता है, ये अगर जिसको नहीं पता होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा, मैं इन सब पे वीडियो बना दूंगी। मैं एक बार बता देती हूँ कि पास्चर इंडेक्स में क्या किया जाता है। देखिए पास्चर इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ प्राइस 1 इंटू क्वांटिटी 1 अपॉन समेशन ऑफ प्राइस 0 इंटू क्वांटिटी 1। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटी को लिया जाता है, इसीलिए ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है इसको भी निकालने के लिए हम करंट ईयर की क्वांटिटी को लेते हैं, तो इसीलिए पास्चर इंडेक्स को फॉलो करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। पहले तो हम ये ऊपर वाला मिटा लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकें। अब देखिए कि देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास, यानी जो n है हम लिखते जाएंगे जो जो हमें दिया होगा। ये n है, ये 50 है। द मीन वेट, जो इसका मीन है यानी कि m है, ये 55 है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 17 kg। और 2 स्टूडेंट हैं यानी कि 2 स्टूडेंट का जो वेट है वो है, एक का है 47 और एक का है 58। और ये क्या है रिस्पेक्टिवली लीव, ये जो दोनों स्टूडेंट हैं ये क्या करते हैं, ये छोड़ के चले जाते हैं स्कूल को। और नेक्स्ट 2 स्टूडेंट आते हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो 2 स्टूडेंट हैं उनका जो वेट है, एक का है 50 kg और एक का है 55 kg। ठीक, तो अब हमें बताना है कि जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनका मीन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ठीक, तो अब देखिए ये क्वेश्चन एक सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें जो हमें अभी देखिए, इसमें सिर्फ मीन और मीन की बात की गई, स्टैंडर्ड डेविएशन बस ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, क्योंकि हमें ऑप्शन में भी देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन सब में सेम ही है। और ये कब होगा, क्या ये इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा मीन के, ये हम देखेंगे। तो अब देखिए ये 2 जो स्टूडेंट थे, अगर हम इनको हमें मीन जो है, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि सम ऑफ x अपॉन n। तो अब सम ऑफ जो मीन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 55, और हम एक बार सम ऑफ x निकाल लेते हैं और अपॉन n की वैल्यू है 50। तो अब देखिए ये m भी 55 है और ये n भी 55 है। अगर हम इसको वैल्यू को निकाले तो जो ये हमारा सम ऑफ x है वो होगा 55 इंटू 50। और ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 जा 25, 5 और 2 5 5 जा 25 27 और ये 0। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, सम ऑफ x की। ये सम ऑफ x की वैल्यू है। अब देखिए ये जो 2 स्टूडेंट हैं ये हैं, अगर 2 स्टूडेंट को इनको जोड़ के अगर हम इसमें से एक हटा देते हैं तो वो दोनों स्टूडेंट को अगर जोड़ें तो ये जोड़ के आ जाएंगे 7 7 14 15 5 1 5 5 0 10। अब देखिए 105 ये आया है, और अगर हम इसको इन दोनों से माइनस कर देते हैं तो 5 4 और ये 6 और ये 2, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखते हैं जो 2 नए स्टूडेंट हैं उनका क्या एडिशन है। तो अगर जो 2 नए स्टूडेंट हैं इनको हम जोड़ेंगे तो ये भी आएंगे 105। देखिए ये भी 105 हैं, जो हमारे पहले छोड़ के गए थे वो भी 105 थे। तो यानी कि अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें सेम ही नंबर मिलेगा 2750। तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा, ये इसका जो मीन है वो भी सेम इक्वल होगा, m इज इक्वल टू 55 ही होगा जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये दोनों की वैल्यू सेम है एडिशन की, तो मीन भी सेम आएगा, और ये 17 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें ऐसे ही दे दिया है वो भी सेम ही आएगा। तो इसीलिए हमारी वैल्यू ये हो जाएगी 55, मीन की वैल्यू हो जाएगी, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये भी 17 हो जाएगी। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में तो वो हमें बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ हमारे जो अभी 23 से 25 तक के क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे, यानी कि हमें एक यहाँ पे सेंटेंस बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी को पढ़ के हमें तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए कर लेते हैं कि गिवन एनी segment of demand curve, any change in price within that segment will leave the total expenditure, यानी कि जो भी
हमारा चेंज होगा वो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर अनचेंज्ड, जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा कंज्यूमर का वो अनचेंज ही रहेगा। इफ एंड ओनली इफ देयर आर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी, अगर इलास्टिसिटी यूनिटी के इक्वल होती है, फर्दर एनी इंटरमीडिएट चेंज इन प्राइस विल ऑल्सो लीव द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर अनचेंज्ड। तो जो भी आगे इंटरमीडिएटरी चेंज भी होता है तो भी जो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर है वो अनचेंज्ड ही रहेगा। इफ पॉइंट इलास्टिसिटी एट ईच पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, और डिमांड कर्व के जो पॉइंट है वो हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी इक्वल ही रहेगी। तो ये हमारा एक दिया हुआ है पैसेज। अब इसको पढ़ के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर आर्क इलास्टिसिटी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आर्क इलास्टिसिटी से रिलेटेड दिया नहीं है, लेकिन हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए आर्क इलास्टिसिटी का। तो आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला एक बार हम लिख लेते हैं। होता क्या है, ये होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 अपॉन क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2। ये हम फॉर्मूला होता है जो हमें ऑलरेडी हमने पढ़ा होगा। बहुत सारे इलास्टिसिटी को निकालने के मेथड होते हैं, जिसमें से आर्क इलास्टिसिटी को निकालने का ये वाला मेथड है और हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन से आर्क इलास्टिसिटी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ये सम ऑफ प्राइस, सम ऑफ क्वांटिटी, ये ऐसा नहीं है कि जितने भी हम इसमें चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस नहीं है, चेंज इन क्वांटिटी माइनस भी नहीं है, ये चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस P1 प्लस P2, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इलास्टिसिटी ऑफ नॉन लीनियर डिमांड कर्व रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द स्लोप ऑफ द कर्व विल। अब देखिए हमने अभी पहले वाले पैसेज में पढ़ा था कि हर टाइम जो हमारा स्लोप होगा वो अनचेंज्ड ही रहेगा। हम पिछला वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग बैक करके पढ़ लीजिएगा कि मुझे याद है कि हमेशा बोला है कि हमारे पॉइंट मेथड के एग्जाम्पल है। अब आज हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चन किया। मैंने आप लोगों को लास्ट में सबके ऑप्शन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट आज के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 26 से 50 तक के क्वेश्चंस लेके आएंगे दिसंबर 2006 के, इसलिए स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग।